Hey guys, I'm Aditya. In this video, we are gonna talking about how to invest in ETFs. जी हाँ दोस्तों, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स किस तरीके से उसका ऑपरेशन होता है, किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, ये जो है दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है। गाइज देखिए, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज ETF जो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये सिंपली म्यूचुअल फंड की तरह ही अपना वर्क करता है, लेकिन हम जो है इसको इंडेक्स या फिर सेक्टर वाइज जो है हम इसको चुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ETF काफी सिंपल होते हैं। म्यूचुअल फंड में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बन जाती है कि हम मंथली उसमें एक अमाउंट दे देते हैं म्यूचुअल फंड में, वैसे ETF का नहीं होता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हमें उस पर अगर हम किसी सेक्टर पे बुलिश है, अगर देखिए बैंक सेक्टर पे अगर आप बुलिश हो तो हम जो है सिंपली बैंक बेस्ड जो करके ETF आता है हमारे अकाउंट में, तो उसको हम खरीदी कर चलेंगे। इस तरीके से जो है दोस्तों ETF का वर्क होता है। गाइस देखिए, एक सेक्टर इंडेक्स, इसको अगर हमें ट्रैक करना हो खाली एक सेक्टर और इंडेक्स में, तो हम ETF का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारा निशाना सटीक जाता है। तो ETF जो है दोस्तों एक सेम ही दिन पर हम जो है किसी स्टॉक की तरह जो है बिल्कुल और एक बाय और सेल कर सकते हैं। इंट्राडे भी हम ETF में कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। ETF का जो प्राइस होता है दोस्तों बिल्कुल स्टॉक की तरह ही फ्लक्चुएट होता रहता है। दिन में 2-4 पॉइंट ऊपर जाता है, 2-4 पॉइंट नीचे आता है, बिल्कुल स्टॉक की तरह इसका जो वर्क होता है। तो समझने में काफी आसान है और इन्वेस्टिंग में भी ETF काफी आसान हो जाते हैं। गाइस देखिए, बाद में जो हमारा पॉइंट आता है वो ETF जो है वो लो एक्सपेंस रेशियो पर जो निर्भरित होता है। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ लो एक्सपेंस रेशियो, उसमें कोई खाली ट्रांजेक्शन फीस जाती है दोस्तों। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो ETF में ही, तो ज्यादातर लोग उसमें मानते नहीं है ETF में एक इंट्राडे करना। क्यों दोस्तों, उसमें फ्लक्चुएशन होता है लेकिन कम तरह पर होता है। जिस तरीके से इंडेक्स अगर ऊपर बढ़ रहा हो तो उसी तरीके से जो ETF भी ऊपर बढ़ता रहेगा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ETF में जो है बिल्कुल भी एक जो स्विंग की पोजीशन बनानी हो, अगर आप मान लीजिए कि निफ्टी ऑफ 15,000 पर ट्रेड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि निफ्टी अब जो 16,000 पर जा सकता है और आपको सेफ साइड इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो बिल्कुल आप ETF की तरफ मुड़ सकते हो। बैंक भी इसका खरीद आप कर सकते हो। बात की जाए दोस्तों तो ETF जो है एक सेफर साइड इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। और फिर और भी एक पॉइंट है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से लिक्विडिटी नहीं होती, उस तरीके की लिक्विडिटी, अच्छी खासी लिक्विडिटी जो है हमें ETF में मिल जाती है। गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हम इसको कभी भी खरीदा फिर कभी भी बेच सकते हैं मार्केट वॉचिंग आवर में। और म्यूचुअल फंड का क्या होता है दोस्तों कि 2-3 दिन को डिले जो पॉइंट होता है वो हमें बनता रहता है, लेकिन ETF में बिल्कुल वैसा भी नहीं होता। एक जो है आप तुरंत ही उसको बाय करते हुए तुरंत आप सेल उसको कर सकते हैं। काफी अच्छे तरीके से ऑप्शन जो तो एक अंडरलाइंग असेट को जो होल्ड करते रहता है, ये काफी अच्छा पॉइंट है दोस्तों ETF का। ETF जो हम हेज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है, देखिए सिंपली तौर पर बताना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी जो है वो नीचे गिरेगा, लेकिन उसके जो स्टॉक है वो अच्छे स्टॉक होल्ड करते रहेंगे, और आपने क्या कर दिया है, निफ्टी का जो पुट है वो खरीद लिया है, लेकिन किस तौर पर निफ्टी अगर ऊपर भी चला जाता है तो हम जो है सिंपली उसके बीच जो निफ्टी बीच अगर हम उसको खरीदारी करते हैं अच्छी तरह की क्वांटिटी के साथ, तो हम जो है उसमें काफी मुनाफे में रह सकते हैं। ये हेज का जो पॉइंट है ये ETF का मुझे काफी ज्यादा पसंद है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी अगर आपको लगता है कि निफ्टी नीचे जाएगा लेकिन आप उस पर सटीक नहीं हो, फिर भी आपको लगता है कि निफ्टी नीचे जाएगा, तो आप पुट की पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए। और ETF जो अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ हम खरीदी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ETF खरीदी करना जो है वो काफी फायदेमंद रह सकता है दोस्तों। काफी अच्छे तरीके से रिटर्न जो है वो हमें ETF में मिल जाते हैं। लगभग 11 से 12% की जो रिटर्न वो हमें ETF देता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हेज की पोजीशन बनाने के लिए ETF एक काफी अच्छे तरीके से हमें ऑप्शन मिलता है। तो ETF में आप जो है बिल्कुल भी ट्रेडिंग के लिए से इन्वेस्टिंग के लिए से आप भी निवेश कर सकते हैं। टाइप पढ़ते दोस्तों, ज्यादातर उसमें कुछ है नहीं, लेकिन एक टाइप जो है अगर आप मान के चलेंगे तो वो भी पढ़ते हैं। एक जो होता है गाइस वो होता है बॉन्ड ETF। जी हाँ दोस्तों, उसमें जो है बॉन्ड जो है किस तरीके से दोस्तों बड़े बड़े जो बॉन्ड्स होते हैं वो इश्यू होते हैं सरकार के द्वारा या फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज है उनके द्वारा। तो उसमें होता क्या है गाइस कि डायरेक्टली जो है 50-50 लाख 60-60 लाख की जो बॉन्ड है वो एक बॉन्ड होता है, लेकिन हम जो उसके ETF बनकर खरीद सकते हैं। किस तरीके से 50 लाख का जो बॉन्ड है दोस्तों वो हमें सिर्फ 1x मतलब दोस्तों 1:100 का रेशियो जो है उसके लिहाज से हमें जो ETF में ETF मिल जाता है उस पैसे का। अगर आपको 50 लाख का बॉन्ड है तो खाली 500 रुपए में जो आप वो ETF वो जो हो गया 0.1 की वैल्यू हो गई, लेकिन आपको जो वो जो ETF है लगभग 5,000 के नीचे ही आपको मिल जाएगा एक क्वांटिटी उसकी। तो ये काफी अच्छी खासी मानी जाती है। मतलब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ दोस्तों, अगर
कुछ कुछ पॉइंट होते हैं दोस्तों। अगर एक बॉन्ड है 1 लाख का इश्यू होता है, ठीक है, 1 लाख का बॉन्ड इश्यू होता है और उसके बाद हमारे पास 1 लाख, मतलब सब लोग जो है उसमें नहीं आ पाते, तो क्या होता है गाइस कि वो जो है कंपनी जो ETF इश्यू कर देती है उसके भी, और उसमें जो है खाली 1% जो आपकी अमाउंट है वो एक बॉन्ड की तरफ बन जाती है, मतलब खाली 0.1 जो बॉन्ड है वो हम खरीदी करते हैं। उस तरीके से जो ETF बिल्कुल वर्क करता है वो होता है बॉन्ड का ETF। दूसरा जो होता है दोस्तों स्टॉक का ETF। देखिए गाइस, स्टॉक का ETF किस तरीके से वर्क करता है वो हमारे इंडिया में नहीं होता अभी तक। क्यों दोस्तों मैं ऐसा बता रहा हूँ गाइस, देखिए अमेजॉन या फिर बर्कशायर हैथवे, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है दोस्तों, ये यूएस में लिस्टेड है नैस्डैक में, और उसमें क्या किस तरीके से होता है दोस्तों कि उनकी शेयर प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, काफी ज्यादा उनकी शेयर प्राइस जो है वो बढ़ी रहती है। तो ज्यादातर आसान लोग जो है वो उसको रख नहीं पाते अपने पोर्टफोलियो में, डायरेक्टली जो है खरीद नहीं पाते डायरेक्टली, तो इसी वजह से वो कंपनी जो है अपने ETF इश्यू कर देती है। छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो उसको जो है हम बिल्कुल खरीदारी करके चलेंगे। मतलब अगर मुझे एक ETF खरीदी करनी है तो मैं 1% जो है उस 1 शेयर का हिस्सा बन जाऊंगा। इस तरीके से ETF का वर्किंग होता है दोस्तों, काफी सिंपल है, ETF में कोई कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। इंडस्ट्री का ETF, जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्री ETF किस तरीके से वर्क करते हैं, सेक्टरल मतलब जो है दोस्तों हम उसे कह सकते हैं। अब बैंक सेक्टर है दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर, तो उसके लिए आ गया हमारा बैंक बीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर बुलिश जाने वाला है तो हम डायरेक्टली उसके जो बैंक बीज जो है वो खरीदी करके चलेंगे। एक सेफर साइड इन्वेस्टमेंट भी मानी जाती है। और कॉल पुट में क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टली हमारा मनी लॉसिंग की जो कैपेसिटी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, काफी अच्छे तरीके से मनी लॉस हो सकता है हमारा। लेकिन ETF में बिल्कुल वैसे भी नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर हमें पोजीशन होल्ड करनी हो तब भी हम ETF की मदद से हम उसको होल्ड कर सकते हैं। और चौथा जो होता है दोस्तों वो होता है कमोडिटी ETF। जी हाँ दोस्तों, अब गोल्ड बीज भी आ चुके हैं दोस्तों हमारे मार्केट में। मान लीजिए दोस्तों कि गोल्ड जो है वो 50,000 पर चल रहा है, तो हमें जो है खाली 50 रुपए देकर ही एक जो गोल्ड बीज हमें मिलता है। तो इस प्रकार से काफी अच्छे तरीके से जो है हमें इसमें निवेश कर सकते हैं गोल्ड में भी। ये भी काफी अच्छा खासा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ETF में। तो ETF काफी बेनिफिशियल भी होते हैं दोस्तों हमारे लिए, हेज की पोजीशन से भी, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे भी अगर आपको खरीदना हो, शॉर्ट टर्म में अगर आपने कोई पोजीशन बना ली तो लॉन्ग टर्म में भी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ये इफेक्ट का काफी अच्छे तरीके से बेनिफिट माने जा सकते हैं। अगर आपको गाइस ETF बाय करना हो तो डायरेक्टली अपने डीमेट अकाउंट में आप सर्च कर सकते हो निफ्टी बीज, NIFTY जहां दोस्तों एक बेंचमार्क होता है, उस लिहाज से उसका नाम गिरा है। निफ्टी बीज एक निफ्टी का होगा, निफ्टी 50 का जो है। अगर आपको निफ्टी खरीदी करनी हो तो डायरेक्टली निफ्टी बीज में आप खरीदी कर सकते हैं। अगर निफ्टी 16,000 पर ट्रेड कर रही हो तो निफ्टी बीज खाली 160 पर ट्रेड करता रहेगा। इतनी अच्छे तरीके से हमें जो है उसमें एक सूट मिल जाती है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। और कहीं ना कहीं जो है काफी अच्छे तरीके से लॉन्ग पोजीशन में भी हम निफ्टी में रह सकते हैं। अगर निफ्टी 20,000 हो जाएगा तो निफ्टी बीज जो है वो 200 हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से सेफर साइड इन्वेस्टमेंट जो है वो निफ्टी बीज की मानकर चलेंगे। बैंक बीज भी बिल्कुल वैसे ही है, उसी तरीके से वर्क करते हैं। अगर बैंक बीज का जो इंडेक्स है वो लगभग अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है हमें, मान लीजिए 40,000 पर जो है वो बैंक बीज है, तो निफ्टी बैंक बीज जो है डायरेक्टली 250 पर मिलेगा हमें एक बैंक बीज। तो ये काफी अच्छे तरीके से हमें माने जा सकते हैं। वो परसेंटेज में उसको कैलकुलेटेड करते हुए उसके जो है पार्ट किए जाते हैं और उस तरीके से हमें जो है बैंक बीज खरीदी करना पड़ता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली आप जो है अपने डीमेट अकाउंट में सर्च कर सकते हैं बैंक बीज और डायरेक्टली खरीदी कर सकते हैं। काफी अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट हमारी बन सकती है। धीरे धीरे भी अगर हम उसमें खरीदारी करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा जो बन सकता है। और भी कई ETF है दोस्तों, जैसे कि जो HDFC AMC का एक ETF है, ये जो है प्राइवेट कंपनीज की ETF है दोस्तों। तो उनमें लिक्विडिटी किस में ज्यादा है वो हमें देखनी है। सबसे पहले ये जो पार्ट में आपको कुछ बताने वाला हूं वो काफी ध्यान से सुनेगा। पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो वॉल्यूम कितने बड़े हैं ETF में। निफ्टी बीज में काफी अच्छे वॉल्यूम है, बैंक बीज में भी काफी अच्छे वॉल्यूम है, गोल्ड बीज में भी काफी अच्छे वॉल्यूम है। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अपना जो HDFC AMC बीज हो गया और भी कुछ ज्यादा ETF है, उसमें जो लिक्विडिटी भी काफी अच्छी नहीं रहती, वॉल्यूम भी काफी अच्छे नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं उसको हम जो अवॉइड कर देना है। और निफ्टी बीज और बैंक बीज की तरफ काफी अच्छे तरीके से वॉल्यूम भी रेट होते हैं। और कहीं ना कहीं जो अगर हम जो 160 पर ऑर्डर लगाते और करंट प्राइस 159.50 है तब भी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो वो हो सकता है। तो इस तरीके की लिक्विडिटी जो है वो हमें निफ्टी बीज और बैंक बीज में मिल जाती है। इसी वजह से हमें बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्टेड रहना है। तीसरी जो बात आती है दोस्तों वो है एक्सपेंस। जहाँ दोस्तों हमें ट्रांजैक्शन फीस लगती है, क्या कुछ खर्चा लगता है वो भी हमें देखना पड़ता है। तो अगर आप ये जो प्राइवेट सेक्टर के जो
ETF जो निफ्टी बेस बैंक, HDFC AMC वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ, आनंद राठी के भी है दोस्तों। ये जो प्राइवेट कंपनीज है उन्होंने भी ETF लाए हैं, तो कहीं ना कहीं जो अगर हम उनमें निवेश करते हैं तो उनमें ट्रांजेक्शन फीस कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये थोड़ा जो एक्सपेंस है वो हमारा बढ़ जाता है। इसी वजह से निफ्टी बेस और बैंक में हम निवेश, ये काफी लिक्विड है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि इनमें आप जो निवेशित रहिए। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है परफॉर्मेंस, किस तरीके से वो जो अपना परफॉर्मेंस वो हमें दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, परफॉर्मेंस मतलब क्या, ऊपर जाने के समय ये ऊपर जाता है कि नहीं, कितने पॉइंट से ऊपर जाता है, ये जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट है वो भी हमें देखने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी इश्यू आता है, लेकिन ये कब आता है, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हेज करने के लिए अगर आपने लिए हो तो उस तरीके से हमें देखना पड़ता है। और अब जो पॉइंट है वो है कमीशन। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से कमीशन लिया जाता है। डिमेट अकाउंट में हमें अगर ब्रोकरेज कम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ICICI डायरेक्ट है और भी कई प्राइवेट वाले जो ब्रोकर्स है वो काफी अच्छे तगड़ी फीस जो है वो चार्ज कर लेते हैं ETF से, तो उनसे थोड़ा दूर रहिए। और जो डिस्काउंट ब्रोकर है उनके साथ जो है थोड़े अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ETF के जो एडवांटेजेस है दोस्तों उसमें हम अगर आए तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सेक्टरियल वाइज अगर हम देखे जाए तो ETF काफी अच्छे हैं। अगर आपको एक सेक्टर पे नजर रखनी तो एक ही सेक्टर पर नजर रखते हुए आप जो उसके डायरेक्टली ETF में निवेश करेंगे तो काफी बढ़िया तरीके से जो है हमें इफेक्ट नजर आएगा। काफी अच्छी तरीके से इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो डायरेक्टली हमें वो इफेक्ट जो है वो ETF पर आएगा और ETF भी बढ़ता रहेगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट की तरफ काफी अच्छे तरीके से। और कहीं ना कहीं अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर में अगर अपना अकाउंट हो तो उसमें अगर ETF अगर आप खरीदते हैं तो लो कमीशन पर, लो ब्रोकरेज पर जो है आपको बिल्कुल भी उसके जो है हम खरीदारी कर सकते हैं और अच्छा खासा जो मुनाफा है वो निकल कर चल सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है रिस्क मैनेजमेंट। जो है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बिल्कुल भी हम इसमें कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए गाइस, मैं आपको जो एग्जांपल देता हूं, अगर निफ्टी आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी उसका साथ देते हुए या फिर निफ्टी IT उसका साथ देगी, तो ये जो पॉइंट होते हैं दोस्तों अगर हम उस पर नजर रखते हैं तो ETF में उसी तरीके से काफी अच्छी तरीके से हम निवेशित रह सकते हैं। ये भी आप जो है बिल्कुल बात ध्यान से देखिएगा और देखिएगा ऑब्जर्वेशन जो है वो उसका पार्ट होता है, किस तरीके से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके के जो चीजें वो हम उसको अट्रैक्ट होते हैं, ये भी उसके जो पॉइंट आ जाता है। तो हमें ऑब्जर्व करते रहना है, किस तरीके से पॉइंट में जो है वो मूवमेंट होती है वो भी हमें देखना है और नोट डाउन करते हुए हमें अपने आप को समझ लेना है। मैं आपको कितना भी बताऊंगा लेकिन आप खुद से नहीं करोगे तब जो है दोस्तों आपको कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा। ये आप जैसे बात की जाए दोस्तों तो एक सेक्टर पर फोकस जो है वो हमारा हो जाता है। अगर आप मान लीजिए दोस्तों वो किस तरीके से होता है, स्टार्टिंग से हम जिस तरीके से उसमें मार्केट में आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक ही सेक्टर पर नजर रखने की आदत पड़ जाती है। जिस तरीके से मुझे खाली बैंक सेक्टर पर नजर रखने की आदत पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं जो है अगर मैं एक ही सेक्टर पर निर्भर रहता हूँ, मतलब एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट या फिर ट्रेडिंग या फिर कुछ भी करता हूँ, तो मुझे जो है एक उसका फोकस पॉइंट मिल जाता है। किस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि कल मार्केट ऊपर जाएगी कि नहीं, मतलब बैंक का जो सेक्टर है वो ऊपर जाएगा कि नहीं, किस तरीके से हर एक बैंक में प्राइस एक्शन बने, तो ये जो पॉइंट होता है दोस्तों वो भी हमारा बन जाता है और कहीं ना कहीं जो है फोकस एक ही इंडस्ट्री पर हमारा लगता है। और पांचवा जो पॉइंट होता है दोस्तों अगर और एडवांटेज की बात करूं तो ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, एक ट्रेडिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमें ETF के द्वारा मिल जाती है। डिसएडवांटेज उसके कुछ ज्यादा नहीं है दोस्तों, एक दो ही डिसएडवांटेजेस है। लैक ऑफ लिक्विडिटी, अगर आप लिक्विड फंड नहीं खरीदते हो तो कहीं ना कहीं आपको बेचने में खरीदने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है और कोई ज्यादा नहीं। और अगर आप जो ETF कहीं ना कहीं एक बड़े ब्रोकर के, मतलब जो डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है उसमें अगर आप खरीदी करते हो तो थोड़ा कमीशन ज्यादा लग सकता है। थोड़े एग्जांपल देना चाहूंगा मैं दोस्तों आपको ETF के। पहला जो एग्जांपल रहेगा दोस्तों वो है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक। जी हाँ दोस्तों, नैस्डैक के भी ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होगा दोस्तों मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF, ये एक ETF भी हमारे मार्केट में है। अभी आप डायरेक्टली डीमैट अकाउंट पर भी जाओगे तब भी आप जो उसको सर्च करते हुए पा सकते हो। दूसरा जो है HDFC सेंसेक्स का ETF, जहां दोस्तों सेंसेक्स अगर ऊपर जाता है तो उसके भी ETF में हम निवेश कर सकते हैं, ये भी एक हो गया दोस्तों। तीसरा जो है SBI ETF, जहां दोस्तों ETF जो SBI का एक ETF है सेंसेक्स का, अगर हम उस पर भी रिलायबल रह सकते हैं। क्यों दोस्तों, HDFC का भी वही है और SBI का भी वही है। तो ये लिक्विडिटी के इश्यू होते हैं दोस्तों। देखिए अगर आपको SBI में लिक्विडिटी ज्यादा लगती है तो आप बिल्कुल भी उसका ही वो जो ETF है वो खरीदी और HDFC का ना खरीदी, लेकिन अगर HDFC में लिक्विडिटी काफी अच्छी ज्यादा मिलती है तो HDFC का ही खरीदेगा। और चौथा जो आता है दोस्तों वो है निप्पॉन इंडिया ETF, लॉन्ग टर्म का ETF है दोस्तों। ये भी काफी अच्छा है, रिलायबल ETF है दोस्तों निप्पॉन लाइफ का, पुरानी कंपनी, इसी वजह से वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो अगर आपको दोस्तों और भी कुछ जानना हो ETF के बारे में तो कमेंट में आप जो बिल्कुल भी बता सकते हैं मुझे कि आपको किस पॉइंट पर आपको फिर और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो भी मैं आपको शेयर करते रहूंगा। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।